नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। आज अपन राजस्थान की राजव्यवस्था शुरू करने वाले हैं और ये जो सीरीज है ये मेनली तो आर्य सोलों के लिए है ना। और यदि आप भी राजस्थान की राजव्यवस्था में इंटरेस्ट रखते हैं और अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको और बढ़िया करना चाहते हैं, और फिर वैसे आप लोग अखबार की चाय की तलियों पे तो बैठते होंगे, और बैठते हो तो अखबार के हेडलाइंस पे भी चर्चाएं जरूर करते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, सामने वाले की बात भी सुनते हैं, और वो जो चौथी पटलाई होती है तो उसको आप बहुत ज्यादा भरपूर इंजॉय करते हो। तो आगे से आपकी बात में दम हो, किसी तथ्य के आधार पर आप अपनी बात को रख सको, और अखबार की जो हेडलाइंस है, जो पीछे घटनाक्रम घट रहा है, उन सब चीजों को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो तो आपको ये सीरीज बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली है। तो आप इन चीजों को एंजॉय कीजिए और देखिए। तो पहली चीज राजस्थान की राजव्यवस्था। तो पहली चीज राजनीति क्या होती है, सिंपल सी बात है, राज्य को चलाने के लिए जो नीतियां अपनाई जाती है, जो नीतियां बनाई जाती है, वो राजनीति होती है। दूसरी चीज आती है राज्य। राज्य क्या होता है, तो राज्य का मतलब अपन समझते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। एक्चुअली में जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो राज्य का मतलब भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, न कि राजस्थान से। अब तुम कहोगे कि ये किसी बावड़ी बात कर दी यार मार साहब तूने। हम तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, कहते हुए आ रहे हैं हम बावड़े हैं, सबके सब बावड़े हैं। नहीं, ये आप जो अर्थ निकाल रहे हो वो सामान्य परिभाषा में, जबकि पॉलिटी में राज्य का मतलब भारत है, पाकिस्तान है। तो फिर राजस्थान क्या है, राजस्थान पॉलिटी में एक प्रांत है ना। तो ये चीजें आपको समझना, पहली चीज तो ये समझना जरूरी है। तो राज्य एक, राजस्थान एक प्रांत है, ठीक है, और राज्य भारत है। तो अच्छा, ये राज्य किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब भाई हर चीज के लिए बेसिक मटेरियल चाहिए, तो राज्य के लिए चार मुख्य चीजें चाहिए जिनसे मिलकर राज्य बना होता है। पहली चीज होती है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। पहली चीज क्या है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। दूसरी चीज होती है जनसंख्या, तीसरी होती है सरकार, और चौथी संप्रभुता। जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती है तब एक राज्य का निर्माण होता है, एक देश का निर्माण होता है। अच्छा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से मतलब क्या है, आप ये भारत की बॉर्डर लाइन देख रहे हो, ये भारत की निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि इस बॉर्डर लाइन के बाहर भारत की कोई टेरिटरी नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है। और आपको चेक करना है तो आप यहां से एक कदम आगे रख के देख लो, आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान की सेना जो बंदूक लेकर आएगी और आपकी जिस कदर मेहमान नवाजी करेगी आप भुला नहीं पाओगे, है ना। जीत तो करेगा कि यार वापस चले, लेकिन वो आपको आने नहीं देंगे, मेहमान नवाजी इस कदर करेंगे। तो आपका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। और इसका मतलब ये भी है सिंपल सा कि आप जब तक इस बॉर्डर लाइन में रहोगे, जब तक कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, बाहर निकले भारत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो पहली चीज निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा होता है जनसंख्या। दूसरा क्या होता है, जनसंख्या। अब आप लोग कहोगे साहब जी, सर जी जमीन तो चांद पर भी है, भौगोलिक क्षेत्र तो चांद पर भी है, लेकिन वहां तो कोई देश नहीं है। वहां इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे जनसंख्या नहीं है ना, वहां पे जनसंख्या नहीं है। तीसरी चीज होती है, इस जनसंख्या को सुनियोजित चलाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। अच्छा, संप्रभु क्या होता है, संप्रभु का मोटा मोटा अर्थ होता है कि जो भी सरकार है वो अपने निर्णय खुद ले सके, किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं ले, है ना। कभी आपने नहीं सुना होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति या ब्रिटेन का राष्ट्र प्रधानमंत्री कोई भी, जॉन बाइडेन, कभी भारत में आए और वो भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कहे कि भाई साहब पिछला काम दिया था निपटा नहीं अभी तक, कैसे निकम्मों की तरह बैठे हुए हो। कभी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एक संप्रभु देश के प्रमुख है, और वो इस नाते अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, किसी दूसरी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं ले सकते, लेते भी नहीं है। तो इसलिए ये तीनों चारों चीजें जब एक साथ मिल जाती है तब एक राज्य का निर्माण होता है, एक देश का निर्माण होता है। इन चारों चीजों में से एक भी चीज मिस हो जाती है तो राज्य का स्वरूप बिगड़ जाता है। आप देख लो 1947 से पहले अपने पास में ये तीन चीजें थी, इन चारों में से तीन चीजें थी। भारत का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी था, है ना, एक जनसंख्या भी थी और सरकार भी थी। ये तीनों चीजें थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत को आजादी मिली। आजादी के साथ में भारत को संप्रभुता भी मिली, और जब संप्रभुता मिली तब भारत देश बना एक
देश बना। उससे पहले भारत को एक डोमिनियन स्टेट बोला जाता था, एक अधिराज्य बोला जाता था, एक गुलाम देश बोला जाता था। तो इन चारों चीजों को मिलाकर एक देश बनता है। अच्छा, याद कैसे रखें? याद रखने का सिंपल सा तरीका है जीपीएस। किससे याद रखोगे? जीपीएस। जी फॉर जियोग्राफिकल एरिया, G फॉर जियोग्राफिकल एरिया, P फॉर पॉपुलेशन, S फॉर सरकार, S फॉर संप्रभुता या सॉवरेनिटी। इन चारों चीजों से एक राज्य का निर्माण होता है, एक देश का निर्माण होता है। अगली बात यह है कि राज्य के पास में काम क्या होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं जिनको राज्य करता है ना? तो बेसिक तौर पर, मोटे तौर पर राज्य के पास में मोटे मोटे 3 काम होते हैं। पहला काम होता है राज्य का कानून बनाना। पहला काम क्या है? कानून बनाना। दूसरा काम होता है जो कानून बना है उसको लागू करना। और तीसरा काम होता है न्याय करना। तीसरा काम क्या है? न्याय करना। अब जब राजतंत्र हुआ करता था उस समय भी ये 3 ही काम हुआ करते थे, और आज लोकतंत्र है तो आज भी ये 3 ही काम है। बस राजतंत्र में समस्या इतनी थी कि ये तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में हुआ करती थी, राजा के हाथ में। राजा अपनी मनमर्जी से कानून बनाता, जो राजा के मुंह से निकल जाता वही कानून बन जाया करता था। राजा अपनी ही मर्जी से कानून को लागू करता और राजा अपनी ही तरीके से न्याय करता। जब ये तीनों शक्तियां एक हाथ में आ जाती तो राजा निरंकुश हो जाया करता था। और इसके अपने इतिहास में बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं। कई राजा ऐसे हुए हैं जो क्रूरता की, शैतानियत की हदें पार की उन्होंने, क्योंकि उनके पास में तीनों शक्तियां थी। और आपने नाम सुना भी होगा हिटलर का, है ना? हिटलर कैसा आदमी था? आज भी कोई आदमी क्रूरता दिखाता है तो अपन उसको हिटलर की उपाधि देते हैं। क्या हिटलर हो गए यार? सगे शर्म, दया, दया, लाज, दया ही नहीं है तेरे अंदर, है ना? तो इन कारण क्या हुआ कि ये तीनों शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में आ गई, पूरी सत्ता एक आदमी के हाथ में आ गई। उससे पहले मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम सुना होगा आपने, दिल्ली का सुल्तान था। आदमी कैसा रंगीला आदमी था यार, अपनी ही धुन में मस्त रहा करता था, लुगाइयों के कपड़े पहन के दरबार में आ जाता था। एक बार तो नग्गा आ गया दरबार में, लोगों ने कहा कि भाई साहब चल क्या रहा है? तो उस बंदे ने पूरे दरबार को नग्गा और कर दिया। ये होता है निरंकुशता का आलम। जब ये तीनों शक्तियां एक हाथ में आ जाती है तो ऐसे ही नमूने पैदा होते हैं। नादिर शाह का तो नाम सुना ही होगा आपने। दिल्ली में क्या मार काट मचाई थी इस बंदे ने। दिल्ली के किले पर खड़ा होकर घोषणा कर दी थी तलवार निकाल कर कि जब तक मैं इस तलवार को अपनी म्यान में नहीं डालता हूं दिल्ली में मार काट नहीं रुकनी चाहिए। और उस दिन दिल्ली इतना लहूलुहान हुआ कि कोई ही घर बचाओ, कोई ही आदमी, बहुत कम, मतलब पूरे दिल्ली को शमशान बना दिया था इस बंदे ने। बाद में लास्ट में काजी वहां के जो थे उन्होंने नादिर साहब के पास में गया, हाथ जोड़ के विनती की कि महाराज आप यदि इन लाशों को जिंदा कर सकते हो तो इनको जिंदा करो और फिर मारो। बाद में नादिर साहब अपनी तलवार को म्यान में डालते। ये आलम होता है तीनों शक्तियों का एक साथ आ जाने से। तो और ये चीजें सिर्फ भारत में नहीं हो रही थी, पूरे विश्व में हो रही थी। और इसी बीच एक आदमी आया, एक विद्वान था, फ्रांसीसी राजनीतिक था, और उसने कहा, उसने किताब लिखी एक, मोंटेस्क्यू ने, क्या नाम था? मोंटेस्क्यू। उन्होंने एक किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, और उसमें कहा कि मूर्खों, जब ये तीनों शक्तियां एक आदमी के हाथ में दोगे तो ऐसे ही नमूने पैदा होगा। इससे बेटर है कि तीनों शक्तियों को अलग अलग करो। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, 1748 में किताब लिखी। और उन्होंने समझाया कि देखो, राजा के पास में मोटे तौर पर 3 शक्तियां होती है, और इन 3 शक्तियां होती है, पहली कानून बनाना, दूसरी लागू करना, और तीसरी न्याय करना। और इन्हीं तीनों आधार पर 3 अलग अलग संस्थाएं बनाओ। लोगों ने पूछा क्यों भाई साहब, ऐसी क्या जरूरत है हमें? तो उन्होंने समझाया कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट करती है। यदि आप इन चीजों को बनाए रखना चाहते हो तो तीनों शक्तियों को अलग करो, सत्ता पूर्ण सत्ता मत दो। उन्होंने बताया कि सत्ता एक हाथ में होती है तो कुशासन, भ्रष्टाचार, बाई भतीजावाद व सत्ता का दुरुपयोग होता है। इसलिए देश की में निरंकुश शासन को रोकने के लिए सत्ता में पृथक्करण करने की आवश्यकता है। तो ये
मोंटेस्क्यू साहब ने समझाया। उन्होंने कहा कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मानवता के अधिकारों का संरक्षक है, इसलिए बेटर है कि इन तीनों शक्तियों को पृथक्करण किया जाए, तीनों शक्तियों को अलग अलग हाथों में सौंपा जाए। तो बाद में लोगों ने पूछा, लोगों की समझ में आई, बात तो सही कह रहा है यार, करना चाहिए, कैसे राजा ने कुछ दिक्कत है। तो अंत में इन्होंने 3 संस्था बनाई। लोगों ने पूछा तो 3 संस्था बनाई। पहली, कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका बनाई, लागू करने के लिए कार्यपालिका बनाई और न्याय करने के लिए न्यायपालिका बनाई। इन तीनों का अलग अलग सेपरेट पृथक्करण किया गया कि जो व्यवस्थापिका है सिर्फ उसका काम है कानून बनाना और कोई बसर नहीं मचानी है ना, दूसरे के काम में बिल्कुल भी अंगुली नहीं करनी है। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होगा जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया है उसको लागू करना। दूसरा काम था, दूसरी संस्था थी कार्यपालिका, तो कार्यपालिका काम होगा सिर्फ लागू करना, जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया है उसको लागू करे, दूसरे के काम में अंगुली ना करे। तीसरी संस्था थी न्यायपालिका, इसका मात्र काम है न्याय करना। अब न्याय करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपका पेन चोरी कर ले और फिर आपको बार साहब पेन चोरी कर लिया इसने, न्याय दिलवाओ मुझे। यहाँ पे न्याय का थोड़ा मोटा अर्थ है, विस्तृत अर्थ है। विस्तृत अर्थ कैसे कि इसमें जो कानून बनाया व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है, पहली चीज तो न्यायपालिका का काम होगा कि जो कानून बनाया इस कानून को देखना कि जो ये कानून बनाया ये क्या ये संवैधानिक तौर तरीकों से सही बना है, नैतिक या धार्मिक तौर तरीकों से सही बना है। दूसरा, यदि ये कानून सही बना है तो जो लागू किया है कार्यपालिका ने कानून को, उस कानून को चेक करना कि जो कानून बनाया क्या वो सही तरीके से व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की भावना के अनुसार सही लागू किया गया है या नहीं किया गया है। इस आधार पर न्यायपालिका की दोहरी भूमिका हो जाती है। तो लोगों ने सबसे पहले अमेरिका इसीलिए एडवांस देश है, उसने उसी समय इसको लागू कर लिया 18वीं शताब्दी में। तो बाद में बाकी अन्य देशों ने भी इसको लागू किया। तो देखो अब बात आती है राज्य की। तो राज्य अपन राजस्थान की राज्य व्यवस्था, अब राज्य शुरू हो गया। तो जब संविधान बना तो संविधान के भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया। कौन से भाग में? भाग 6 में। और भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद है। भाग कौन सा है? 6ठा भाग है। राज्य की अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, राज्य में वही राज्य, तो राज्य में वही 3 संस्थाएं, कार्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य में जो व्यवस्थापिका का काम है ना, जो कानून बनाने का काम है, वो विधानमंडल को दिया संविधान सभा ने। किसको दिया? विधानमंडल को। कार्यपालिका को दिया और न्याय का काम उच्च न्यायालय को दिया, या न्यायपालिका का एक संस्थान उच्च न्यायालय के रूप में राज्य में स्थापना की गई। अब देखो, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य, और राज्य में 3 संस्थाएं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। 3 चीजें। अब होना तो क्या चाहिए कि पहले व्यवस्थापिका है, क्योंकि कानून पहले बनेगा, फिर लागू होगा और फिर न्याय होगा। तो होना तो क्या चाहिए था कि अनुच्छेद 152 से पहले, अनुच्छेद 152 में पहले व्यवस्थापिका आती, फिर कार्यपालिका आती और फिर न्यायपालिका आती। लेकिन अपनी संविधान सभा को क्या पता, क्या बेटर लगा कि उन्होंने पहले कार्यपालिका से काम शुरू किया। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक कार्यपालिका के बारे में उल्लेख किया, फिर अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक व्यवस्थापिका के बारे में उल्लेख किया, और फिर 214 से लेकर 237 तक न्यायपालिका के बारे में उल्लेख किया। तीनों चीजें ये ऐसी की। अब आप सोच रहे होंगे अनुच्छेद 152 कहाँ गया? अनुच्छेद 152 में कुछ नहीं है। राज्य की परिभाषा है कि राज्य क्या है ना, कहाँ कहाँ तक फैला है, राज्य क्या अधिकार है, तो ये मोटे तौर पर। अच्छा, व्यवस्था, राज्य में व्यवस्थापिका का काम किसको सौंपा? विधानमंडल को। और विधानमंडल में 3 लोग शामिल हैं, 3 संस्थाएं शामिल है। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरी विधान परिषद। ये तीनों मिलकर राज्य विधानमंडल की गठन करते हैं, स्थापना करते हैं। अच्छा, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा है ना, कई RS प्री में पूछ ले सकता है और पूछा हुआ है ना, कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि राज्य निम्न में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। तो आपको देखना है ना भाई, ये 3 तो अंग है, और कोई सा भी रख सकता है, मंत्री परिषद भी रख सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, 3 संस्थाएं शामिल है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद।
अगली आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। याद नहीं होंगे, याद करने का सिंपल सा तरीका है सीएम क्यूब। क्या है? सीएम क्यूब। सीएम मतलब कि चीफ मिनिस्टर, है ना, मुख्यमंत्री, है ना, एक सॉरी आरसीएम क्यूब है ना। आर मतलब कि राज्यपाल, सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री, दूसरा आम मंत्रिपरिषद और तीसरा आम महाधिवक्ता। आप ऐसे याद कर लो, चार है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक है ना। ये थोड़ा गलत हो गया तो एडिट कर लेना इसको। तो अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक उच्च न्यायालय है। इस प्रकार से अपन आज राजस्थान की जो बेसिक था राज्य के बारे में, उसका अपन ने विश्लेषण किया है, देखा है। आगे से अपन राज्य, कल अपना जो लेक्चर शुरू होगा उसमें राज्यपाल का डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड बाय।